वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक के हैं, यूपी पॉलीटेक्निक, जिनमें अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, इससे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम छांट के लाए हैं जो कि एग्जामिनेशन में फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे, बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाला चैप्टर है उसके भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, वो भी चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर काफ़ी ज़्यादा अपलोडेड वीडियो हैं, वहाँ से आप जाकर काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हम जल का निर्धारण करने वाले हैं कि जल चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड उनके आंसर भी हम आपको बताएंगे। आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए एंड जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उनको लिखते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। आप ये मन समझिएगा कि एक मंथ एग्ज़ाम्स का यदि आप डिवाइड करेंगे अपने सब्जेक्ट को, तो एक मंथ में आप ये डिसाइड कीजिए एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन आ रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक मंथ भी हमारे लिए कम है। तो इसीलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो लोग पहली बार आते हैं वो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाएगा। हम पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है जल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर पहला है वीओडी एवं सीओडी को परिभाषित कीजिए। ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये दोनों 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके आंसर की ओर चलते हैं कि क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे बीओडी को, यानी कि जैव ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे देखिए, जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग कर जल के कार्बनिक पदार्थों को खनिज पदार्थों में ऑक्सीकरण करता है। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें कन्वर्ट यानी कि खनिज पदार्थ में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। इससे जल प्रदूषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जल के नमूनों में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी कहते हैं। इतनी परिभाषा याद कर लीजिएगा। ये आपके 2 नंबर में बन गया। अब 2 नंबर में ये बन गया, 2 या 2.5 नंबर में मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मिला के 5 नंबर का ही आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में विद्यमान कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण से हेतु आवश्यक होती है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। इसे मिलीग्राम प्रति लीटर जल द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कहते हैं हमारे नंबर कट जाते हैं, वो नंबर इसी वजह से कट जाते हैं। कुछ हेडिंगें होती हैं, उन हेडिंगों को यदि आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर देगा, क्योंकि आपने हेडिंग जो लिखी है वो अच्छी तरीके से हिंदी में लिखी है एंड उसे इंग्लिश में भी बताया है। बाकी का सब जितना भी एक्सप्लेन है वो आप हिंदी में कीजिए, लेकिन जो हेडिंग है उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखने का कोशिश कीजिएगा। आपको अच्छी तरीके से नंबर मिलेगा, वरना आपका 1 या आधा नंबर इसी में काट लेते हैं एग्जामिनर। फिर आप कहते हो हम पूरा क्वेश्चन करके आए थे लेकिन नंबर सही से नहीं मिले। वो यही रीज़न होता है, आप समझ लीजिएगा एनी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। नगर पालिका अपशिष्ट जल के उपचार की विवेचना कीजिए। नगर पालिका का जो अपशिष्ट जल के विवेचना, ये क्वेश्चन नंबर बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये अभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये तो पिछला सन का दिया हुआ है, यानी कि पुराना, तो अभी भी पूछा जा चुका है। जैसे 2017 में पूछा गया था, उसके अलावा अदर सन में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका आंसर आइए देखते हैं। इसका आंसर किस प्रकार से है, नगर पालिका अपशिष्ट जल उपचार। तो इसमें दिया है, नगर पालिकाओं द्वारा जन साधारण को पीने तथा घरेलू कार्यों के लिए आवश्यक जल की पूर्ति की जाती है। पीने योग्य जो पोर्टेबल है पानी में निम्नलिखित मुख्य गुण होने चाहिए, तभी वो पीने योग्य माना जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो वो कौन से गुण होने चाहिए, सबसे पहले आप एक एक पॉइंट करके लिखिएगा, क्योंकि ये नहीं कि पूरे लाइन में एक जैसे पॉइंट हेडिंग वाइज बना के पॉइंट बना के लिखेंगे। यही सब खेल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि BTUP का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें प्लेन पेज की कॉपी मिलती है। तो प्लेन पेज की कॉपी मिलने के बाद उसमें आपको, जैसे ये एक पेज है तो इसमें आपको ऐसे लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो उसमें जैसे 1 नंबर 2 नंबर एंड इसमें क्वेश्चन नंबर डाले जाते हैं, तो आप लाइन अच्छे से खींच के तब उसमें एंड प्लेन कॉपी पे लिखने का सीधा सीधा प्रैक्टिस कीजिए। वरना आपने सोचा कि ये लिखते लिखते ऐसे लाइन टेढ़ी चलेगी, यानी वो लाइनर वाली कॉपी नहीं होती। एक बार प्लेन में लिखने का एकदम सीधा आदत डालिएगा।
तो क्वेश्चन का पहला पॉइंट है इसका, यानी कि यह स्वच्छ एवं गंधहीन होना चाहिए, यानी जल जो होता है स्वच्छ एवं गंधहीन होना चाहिए, यानी ना ही उसमें किसी प्रकार की गंध हो और वो एकदम साफ या स्वच्छ होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट है यह स्वाद में अच्छा होना चाहिए। तीसरा, इसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु नहीं होने चाहिए, वरना वो पीने योग्य वाल नहीं माना जाएगा यदि उसमें जीवाणु हुए तो। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी आपत्तिजनक घुलित क्या होनी चाहिए, घुलित गैसें नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। 4 पॉइंट है इसमें, आप 4 भी लिखना चाहते हैं या 5वां नहीं लिखना चाहते तो इसे छोड़ दीजिए। इसका बाद जो अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप 5वां नहीं लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, वरना 6 अगर याद करने की आपकी पावर है तो डेफिनेटली 6, क्योंकि दिन कम है ना, उस हिसाब से हर एक क्वेश्चन को आपको याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है। इसका देखिए पीएच जो है 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 7वां पॉइंट है यहाँ पे, इसमें धुंधलापन जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 पीएम से अधिक नहीं होना चाहिए। धुंधलापन तभी तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम तथा मैंगनीज के प्लस हानिकारक लवण नहीं होने चाहिए। तो मैंगनीज होती है तो यहाँ पे मैंगनीज Mg भी लिख सकते हैं, Mg प्लस, ओके, ये प्लस इसीलिए क्योंकि ये हिंदी में लिख दिया है। तो इसमें 6 पॉइंट, आप 6 में से 5 भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन अभी नहीं आया है, यहाँ पे है और भी पॉइंट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 आप पॉइंट लिख देंगे या 6 तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब अगला देखिए, नदी, झील, तालाब तथा ट्यूबवेल आदि विभिन्न स्रोतों से जल में घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट मिले रहते हैं। इसमें यानी ये पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है, जो आपको झील में होता है, नदियों में जल शुद्ध नहीं होता है, इसमें अनेक प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट मिले होते हैं, यानी गंदगी होती है इसमें। इसको निम्न प्रकार से पीने योग्य बनाया जाता है, यानी कि एक आपने देखा होगा जो स्टेशन होता है प्लेटफॉर्म पे, जो पानी होता है वो नदियों से ही आता है, तो उसको पीने योग्य किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, उसको कितना प्रोसेस होता है, वो सब इसी तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला है निलंबित अशुद्धियाँ दूर करना। तो निलंबित अशुद्धियाँ दूर करना, ऐसे एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कच्चे पानी को सछिद्र पदों पर प्रवाहित करके तैरने वाली अशुद्धियाँ पृथक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, ओके। उसके बाद है अवसादन। अवसादन, आप पानी को लगभग 5 मीटर गहरे बड़े बड़े तालाबों में बिना हिलाए 2 से 6 घंटे तक रख देते हैं। निलंबित अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। ऊपर के स्वच्छ निथरे हुए पानी को पंपों द्वारा दूसरे टैंक में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसमें आपको पॉइंट जो है याद कर लेने, ओके, क्योंकि याद करने इसमें समझना तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस है एक तरीका का, पानी को साफ करने का एक तरीके का प्रोसेस है। नंबर तीसरा पॉइंट है स्कंदन। स्कंदन यहाँ पे प्राय कोलाइडों अशुद्धियों को स्कंदनकर्ता की सहायता से स्कंदित करने हैं। स्कंदन करने के लिए पानी में साधारणतः फिटकरी, यहाँ पे फिटकरी का ये सूत्र पूरी तरह देखिए लिख नहीं पाया, क्योंकि इसमें प्रिंट सही से प्रिंट नहीं हो पाता है, आप जानते हैं ना, ओके। तो फिटकरी का सूत्र आप अलग से लिख लीजिएगा, यहाँ पे पूरी तरह नहीं लिख पाया। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO तथा फेरस सल्फेट Fe7H2, यहाँ पे HO लिखा है, ओके, डालते हैं यहाँ पे। अगर छानते हैं तो भी क्या जानिए यहाँ पे। अब आता है छानना। तो छानना नंबर चौथा पॉइंट है, छानना। अब इसमें फिल्टरेशन, इसमें क्या होता है, इस जल को रेत के छानक पर प्रवाहित करके कोलाइडी पदार्थ तथा अधिकांश जीवाणु पृथक कर दिए जाते हैं। यानी जल को जो है रेत, यानी रेत को रखकर उसमें छानते तो उसमें जीवाणु, कई सारे जीवाणु उसमें अलग हो जाते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग हो जाना। अब देखिए, प्राप्त जल में क्लोरीन मिलाकर ऊंची टंकियों की सहायता से पाइपों द्वारा सुरक्षित जल प्रयोग हेतु घरों में भेज दिया जाता है। यानी कि वो घरों में भेज दिया जाता है, क्योंकि वह पीने लायक योग्य बनाया जा रहा है उस जल को। नंबर तीसरा पॉइंट इतने, यानी वो जल जो है पीने लायक योग्य बन गया, इसलिए तो उसे घर में भेज दिया गया। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। कुछ स्टेप हेडिंग वगैरह डाल के याद कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयलर में पपड़ी किस प्रकार से जमती है एवं इसके जमने से हानियाँ क्या होती हैं। तो पपड़ी किस प्रकार से जमती है वो आप लिख लीजिएगा, ओके, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था एंड उसके लिए कई ज़्यादा चीज़ लिखनी पड़ती है, आपको पता होगा, बुक से आप लिख सकते हैं। और ये चीज़ें पपड़ी जमने से क्या हानियाँ हैं, ठीक है, पपड़ी जमने से क्या हानियाँ, वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, ईंधन का अपव्यय, पपड़ी जमने से क्या हानियाँ होती हैं।
ईंधन का अपव्यय, यानी ईंधन क्या होता है, फ्यूल जो है वेस्टेज चला जाता है। पपड़ी की ऊष्मा चालकता निम्न होती है, अतः पपड़ी बनने पर बॉयलर से जल तक ताप देरी से पहुंचता है। पपड़ी जम जाएगी तो बॉयलर तक जो है ताप क्या होगा, बहुत देरी से पहुंचेगा। इस प्रकार ईंधन अधिक लगता है। ओके, यानी कि उसको हीट नहीं मिलेगी तो ताप देरी से पहुंचेगा, तो यानी कि जो फ्यूल है वो ज़्यादा खर्च होगा। नंबर दूसरा पॉइंट है बॉयलर की सुरक्षा में कमी। पपड़ी बनने के कारण बॉयलर को अत्यधिक गर्म यानी कि ओवर हीटिंग, अत्यधिक गर्म यानी ओवर हीट कर दिया जाता है, करना पड़ता है ताकि भाप को स्थिर प्रदाय बनी रहे। अत्यधिक गर्म करने पर बॉयलर नरम तथा निर्बल हो जाता है। इस प्रकार विशेषकर उच्च दाब बॉयलरों में बॉयलर भाप के दाब को सहन आगे देखिए करने की दृष्टि से असुरक्षित हो जाता है। यानी कि बॉयलरों को कुछ इस प्रकार से रखा जाता है कि उसमें जो हीटिंग है वो सही से हीट प्रोड्यूस यानी कि प्रदान कर सके। तो ये तीसरा स्टेप अब यहाँ पे देखिएगा। दूसरा स्टेप था वो विस्फोट का भय। अब विस्फोट का भय यहाँ पे देखिए, पपड़ी तथा बॉयलर की धातु के तापीय प्रसार में भिन्नता के कारण मोटी पपड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जब जल अचानक अत्यधिक गर्म आयरन प्लेट के संपर्क में आता है तो भाप की अत्यधिक मात्रा बनकर उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। इससे बॉयलर के फटने का भय रहता है। ये तीसरा पॉइंट हुआ कंप्लीट। अब चौथा पॉइंट, बस ये लास्ट पॉइंट है। कभी कभी बॉयलर, यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट, कभी कभी पपड़ी बॉयलर के वाल्व तथा कंडेंसर में भी जम जाता है। इससे इनमें असंत रोक उत्पन्न होकर बॉयलर की कार्यक्षमता एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। तो इतना ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अब देखिए लास्ट में इस चैप्टर से जो भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं, इनको भी लिख दीजिएगा। जल की कठोरता का जो निर्धारण की EDTA विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जल की कठोरता से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार भी लिखिए। तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, आप जानते हैं, स्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। इससे क्या अभिप्राय है वो प्रकार लिख के थोड़ा दोनों का विस्तार में लिख देना है, बस हो गया। तो इतने जल चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।